Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Dr. Sabah Said, and today we will discuss chapter number 3 of your syllabi, that is Introduction to Law and Ethics. सबसे पहले इसमें it's all about pharmacist, it's all about the pharmacy law, rules and regulations, federal government और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो क्या रोल प्ले करती है, क्या रूल्स इम्प्लीमेंट करती है. सबसे पहले तो ये है कि बच्चे फार्मेसी लॉ की इम्पोर्टेंस क्या है. फार्मेसी लॉ इंटरनेशनली अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था दैट वाज फार्मेसी एक्ट. फार्मेसी एक्ट जो था वो ये था कि पाकिस्तान में ड्रग्स की रेगुलेशन कैसे होगी, उसको सेल करने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, उसकी स्टडीज़ कैसे होंगी, उसका सिलेबस, उसकी फैकल्टी, ये सब कुछ डिसाइड करेगी काउंसिल. फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आएगी हमारे पास सेंट्रल काउंसिल, एंड देन प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर आएगी प्रोविंशियल काउंसिल. सो वो था हमारे पास फार्मेसी एक्ट. तो यू शुड बी वेरी 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 क्लियर अबाउट द डिफरेंस बिटवीन फार्मेसी एक्ट एंड फार्मेसी लॉ. फार्मेसी लॉ जो है बच्चे दैट इज़ इंटरनेशनल, ये सबके लिए सेम है. ये दुनिया भर में जहाँ भी फार्मासिस्ट हैं ये उनके लिए रेगुलेशंस हैं जो कि फार्मेसी लॉ हमें बताता है. तो फार्मेसी लॉ इज़ अ बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ड्रग्स, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रग थेरेपी, के ड्रग्स के बारे में मुकम्मल मालूमात, उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि आपको पता है कि हर ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होती है. और ड्रग की थेरेपी कि उसकी डोजेज रिजीम क्या होगी, उसके इंटरेक्शंस, उसके कॉन्ट्रा इंटरेक्शंस, और ये सारा कुछ आएगा. फार्मेसी लॉ इसको कवर करेगा. द इंफॉर्मेशन इज़ यूज बाय लेजिस्लेटर्स. लेजिस्लेटर्स क्या होते हैं बच्चे? कानून साज होते हैं. अब इस तरह नहीं होता कि हमारी मर्ज़ी से फार्मासिस्ट का दिल किया तो हमने प्राइसेस बढ़ा दी, कम कर दी. इसके लिए बच्चे हमारे नुमाइंदे होते हैं, असेंबलियों में हमारे नुमाइंदे होते हैं. हम अपनी जो है वो एक अपील उनको देते हैं कि इस तरह रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ रही है तो हमें दवा की कीमत बढ़ानी पड़ेगी. फिर बिल पास होता है, फिर कीमतें बढ़ती हैं. दैट्स हाउ इट वर्क्स. ऐसा नहीं होता कि किसी का भी दिल किया तो उसने नोटिफिकेशन निकाल दिया. तो जो कानून साज होते हैं उनके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन कि कौन सा ऐसा मिनिस्टर है जो इसको डील करेगा, प्राइसेस ऑफ ड्रग्स को. देन कम एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज. आपके माइंड में एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी से क्या चीज़ आती है? आपके माइंड में सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी से फेडरल गवर्नमेंट के वो इदारे आने चाहिए जो ड्रग लाइसेंसिंग को देखते हैं, उसके बाद ड्रग की इंपोर्ट एक्सपोर्ट को देखते हैं, और ये देखते हैं कि प्रोविंशनली और सेंट्रली ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है. उसके अलावा कोर्ट्स, हमारे पाकिस्तान में कौन सी कोर्ट्स हैं बच्चे? ड्रग कोर्ट्स हैं. उसके बाद अगर उनमें अपील नहीं सुनी जाती तो बाकी तरीका बताया हो गया हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का. तो ये हमारी कोर्ट्स हैं दैट रेगुलेट द फार्मेसी लॉ. फिर जी देन कम्स कि कौन कौन सी ऐसी पार्टीज़ हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जिनके ऊपर सर्टन जो है ना वो बर्डन है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स. तो बच्चे इसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स भी आ जाते हैं, इसमें इंडस्ट्री ऑनर्स भी आ जाते हैं, इसमें सारे वो स्टेक होल्डर्स आते हैं जो बिल वास्ता और बिला वास्ता ड्रग्स की इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड है. तो इसमें वो सारे स्टेक होल्डर्स आएंगे. देन कम्स द पर्पस ऑफ फार्मेसी लॉ. व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फार्मेसी लॉ? इसका मकसद सबसे पहले तो ये है कि बच्चे लोगों की हिफाजत की जाए. द पीपल हु आर टेकिंग मेडिसिन, द पीपल हु आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन रिलेशन विद द पार्टीज हु आर मेकिंग लॉ फॉर मेडिसिन. और ये सारी एजेंसीज जो हैं इनका मकसद क्या होना चाहिए? पेशेंट की प्रोटेक्शन होनी चाहिए. लेकिन आजकल इन सब स्टेक होल्डर्स का मकसद क्या है? मुनाफा कमाना. पेशेंट की जो हेल्थ है, सेफ्टी है, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है. वो क्यों कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है? वो इस वजह से कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है क्योंकि सब स्टैंडर्ड मेडिसिन बन रही हैं, स्पूरियस मेडिसिन बन रही हैं, और बहुत सारी ऐसे फ्रॉड्स हो रहे हैं मेडिसिन की इंडस्ट्री में कि जो स्टेक होल्डर, पेशेंट एज अ स्टेक होल्डर अपनी प्राइस पूरी पे कर रहा है, लेकिन उसको उस प्राइस में क्वालिटी मेडिसिन नहीं मिल रही. तो फार्मेसी लॉ प्रोटेक्ट पेशेंट्स फ्रॉम हार्म्स दैट मे अकर इफ मेडिकेशंस वर यूज्ड in ways that unreasonably increase the risk of their causing harm. अब बच्चे कुछ मेडिसिन की रिस्ट्रिक्शंस ये होती हैं कि आपने दूध के साथ नहीं लेनी, कुछ मेडिसिन का ये होता है कि आपने दूसरी मेडिसिन के साथ नहीं लेनी, वरना क्या होगा, वो कॉन्ट्रा इंटरेक्ट कर जाएंगी, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हो जाएंगी उसकी, वो उसकी इंटरेक्शंस हो जाएंगी, एडवर्स रिएक्शंस पैदा हो जाएंगे.
तो क्या है जी, फार्मेसी लॉ ये भी बताता है कि आपने मेडिसिन लेनी कैसे हैं। उसके अलावा ये बताता है कि ड्रग्स के साथ कुछ ना कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो होते ही होते हैं। लाजिम होता है कि अगर किसी चीज़ के साथ कोई मेडिसिन है बहुत बेनिफिशियल है तो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया वगैरह एक्सपीरियंस करता है। कुछ मेडिसिन के बहुत ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कीमोथेरेपी में एलोपेशिया बहुत ज़्यादा होता है। मेडिसिन अगर जो कोई कीमो लगवा रहा हो उसके बहुत ज़्यादा बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, टिल बाल्डनेस की कंडीशन तक पहुंच जाता है। बहुत सारे और लॉज क्या करते हैं बच्चे, अब्यूज़ को रोकते हैं। ये हम क्लास में भी डिस्कस कर चुके थे कि जिस तरह कफ सिरप था, इधर लोकली लोगों ने उसको बहुत अब्यूज़ किया। जो एडिक्ट्स थे, व्हेन दे फेल टू गेट द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द ड्रग फॉर द एडिक्शन, तो वो क्या करते थे, दे जस्ट मूव फॉरवर्ड टुवर्ड द फार्मेसी स्टोर या मेडिकल स्टोर, और वहाँ जाके वो कर देते थे कि जी हमें चाहिए कफ सिरप चाहिए, एंड देन द 1 or 2 bottle of cough syrup would be sufficient to suffice the purpose। वो जो उनका मकसद होता था वो कफ सिरप से पूरा हो जाता था। तो ये वाली चीज़ों को फिर गवर्नमेंट एक्शन में आई, गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए, रेगुलेशंस बनाई, प्रिस्क्रिप्शंस। ये पाकिस्तान में कोई पीछे 5-7 साल की हिस्ट्री अगर हम देखें तो बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई हैं। क्यों अमेंडमेंट्स हुई हैं, वो इस वजह से अमेंडमेंट्स हुई हैं कि कुछ केसेस ऐसे सामने आए जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने सोचा कि अब कानून साजी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। तो फिर उन्होंने देखा कि इंटरनेशनली फार्मेसी लॉ क्या कहता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आई कि फार्मेसी लॉ होता क्या है, इसको अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो इससे हमारे पेशेंट्स की सिक्योरिटी सेफ्टी कैसे सिक्योर होती है, हमारे मुल्क में कैसे जो मेडिकेशंस का सेफ यूज़ है वो प्रमोट किया जा सकता है। देन कम्स to fully appreciate pharmacy law, there must be certain restrictions of the chemicals. Like it should not be like कि सब chemicals जो हैं आप without prescription दे रहे हैं। कुछ obviously होते हैं, OTC medicines होती हैं over the counter, वो आपको without prescription मिल जाती हैं, लेकिन there are certain medicines that must be provided upon prescription। prescription के बगैर वो medicines देना कानूनन जुर्म है। तो these are all the regulations that are prescribed by the pharmacy law and that must be implemented in every part of the world। क्यों? To protect patient। Then comes structure of pharmacy law। What are the two main agencies that come under the pharmacy law? The two main agencies that works to regulate various clauses of pharmacy law involves the federal government and the स्टेट गवर्नमेंट्स। अब फेडरल गवर्नमेंट जो होती है बच्चे वो सेंट्रली स्ट्रॉन्ग होती है, वो पूरे मुल्क की हर स्टेट को देख रही होती है, जिस तरह हर प्रोविंस को देख रही होती है। ये देख रही होती है कि रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं वो सही से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, नहीं हो रहे, कैसे काम कर रहे हैं। इट्स सेम लाइक हमारा फार्मेसी काउंसिल्स काम करती हैं किसके अंडर, फेडरल गवर्नमेंट के अंदर और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर। तो इधर वही वाला कंसेप्ट है कि स्ट्रक्चर ऑफ फार्मेसी लॉ क्या होगा। देन कम्स फार्मेसी एथिक्स। एक बच्चे फार्मेसी एथिक्स का मतलब ये है कि एक फार्मासिस्ट को या एक ऐसा हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो बिल वास्ता और बिला वास्ता मेडिकेशन से उसका कंसर्न है, मेडिकेशन से रिलेटेड है, हाउ ही विल वर्क, what are some particular ethics that are necessary to work in healthcare सेटअप और हेल्थ केयर और हॉस्पिटल्स और कम्युनिटी सर्विस हॉस्पिटल्स। वो कौन से एथिक्स हैं, वो कौन से इखलाकियात हैं जो एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल होने के नाते हम सबको अपनानी चाहिए। तो देखते हैं जी कोड ऑफ एथिक्स फॉर फार्मासिस्ट क्या है। फार्मासिस्ट आर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हु assist individuals in making the best use of medications। अब देखा जाए तो हमारा मकसद ही क्या है, हमारा मकसद ये है कि दवाइयों को गोलियां टाफियां ना समझने दें आवाम को। उनको बताएं कि ये मेडिसिन है, इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट है, इसमें कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस हैं जो, और बाकी जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसकी आपने इतनी अमाउंट लेनी है तो आपको फ़ायदा होगा, इससे कम लेंगे तो भी फ़ायदा नहीं होगा, इससे ज़्यादा लेंगे तो ऑब्वियसली नुकसान होगा। तो ये बेसिकली हमारा रूल है लोगों को जो है वो बताना कि मेडिकेशन करनी कैसे है, डोज कितनी लेनी है, ओवर डोजेज नहीं करनी और अंडर डोजेज भी नहीं करनी। पेशेंट की कंप्लाइंस इंक्रीज करने के लिए हम डोजेज फॉर्म ऑल्टर कर सकते हैं। लाइक इफ़ समवन इज़ रिलक्टेंट टू टेक ओरल मेडिसिन देन वी कैन शिफ्ट हिम फ्रॉम लाइक IV, हम उसको इंजेक्शन दे सकते हैं या समटाइम्स टॉपिकल दे सकते हैं। अब तो बकल पैचेस आ गए हैं जिससे म्यूकोएडेसिव बकल पैचेस जो मुंह के अंदर
स्टिक कर जाते हैं और फिर ड्रग रिलीज़ करते हैं। इसी तरह मसल रिलैक्सेंट पैचेस आ गए हैं जो जहाँ पे हमारे जिस मसल पे पेन हो रही हो उसके ऊपर हम चिपका दें तो वहाँ से ड्रग रिलीज़ होती है एंड अल्टीमेटली वो क्या करते हैं, वो पेन को रिलीफ देते हैं। फिर जी क्या है कि एक रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट होता है पेशेंट और फार्मासिस्ट में, ठीक है। तो फार्मासिस्ट को रिस्पेक्ट करना चाहिए पेशेंट को, उसकी गुड हेल्थ को प्रमोट करना चाहिए, उसके केयरिंग एटीट्यूड होना चाहिए बच्चे, और उसको हमेशा पेशेंट को सबसे पहले रखना चाहिए। उसकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, उसकी प्रायोरिटी हमेशा पेशेंट होना चाहिए। Then comes a pharmacist respects the autonomy and dignity of each patient. Autonomy क्या होता है, खुद मुख्तारी, and dignity क्या होता है, वकार। तो फार्मासिस्ट को किसी भी पेशेंट की खुद मुख्तारी और उसके वकार का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि पेशेंट कौन से कल्चर से आ रहा है, कौन से बैकग्राउंड से आ रहा है, और फिर उसको उसी तरह ट्रीट करना चाहिए। ये नहीं कि आप अगर कोई पंजाबी बोल रहा है तो आप उसके साथ सराइकी बोल रहे हो, वो समझ नहीं रहा। अगर आप कोई उर्दू स्पीकिंग है, आप उसके साथ कोई और लैंग्वेज बोल रहे हैं तो वो समझ नहीं पा रहा। तो मेक श्योर कि आप उसके वकार, उसकी खुद मुख्तारी का जो है ना ख़याल रखते हुए उससे उस ज़बान में बात करें जो उसको समझ आए। ऐसा नहीं है कि आप उसको बता रहे हैं या आप खाएंगे तो आपको इंटरेक्शंस हो जाएंगी। भाई वो एक बेचारा बंदा गांव से आया है जिसने पूरी ज़िंदगी में इंटरेक्शन का नाम ही शायद आपके मुंह से पहली दफ़ा सुना हो। तो बी वेरी स्पेसिफिक कि आपने ले मैन से कैसे बात करनी है। अगर इफ़ सम पर्सन इज़ एजुकेटेड, अगर वो एजुकेटेड है लेकिन इट डजंट मीन कि वो मेडिकली एजुकेटेड है, तो मेक श्योर कि आप जो टर्म्स यूज़ करें वो उसकी समझ में आए। आप उसको समझाएं कि ये इंटरेक्शंस क्या होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, एडवर्स इवेंट्स क्या होते हैं, आप इतनी डोज लेंगे तो क्या होगा, आप एंटीबायोटिक्स को 3, 5, 7 इस तरह की ड्यूरेशन में लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए। तो ये सारी काउंसलिंग पेशेंट की करना फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। A pharmacist respects the values and abilities of colleagues and other healthcare professionals. बच्चे ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने प्रोफेशन के वकार को अपलिफ्ट करने के लिए कि हम लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने से हम इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अपने प्रोफेशन की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और ये जो हेल्थ केयर का सिस्टम चलता है ना बच्चे, ये किसी एक बंदे से नहीं चलता। कोई डॉक्टर साहिबान ये नहीं कह सकते कि मैं अकेला जो हूँ ना वो करता धरता हूँ हॉस्पिटल का। नो, आप उसको काम करने के लिए ओटीज़ भी चाहिए, उसको काम करने के लिए नर्सिस भी चाहिए, फार्मासिस्ट भी चाहिए, बाकी स्टाफ भी चाहिए, ये जो सैनिटरी वर्कर्स होते हैं ये भी चाहिए। तो इट्स मोर अबाउट टीम वर्क। तो हमें क्या करना चाहिए, बीइंग ethical pharmacist, we must uplift the dignity of our colleagues and we must respect them. Then comes a pharmacist serve individual community and societal needs. हमें ये देखना चाहिए कि अब अगर कोरोना की वबा फैली हुई है तो बीइंग अ फार्मासिस्ट हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि हम कम्युनिटी को, अपनी सोसाइटी को, अपने इर्द गिर्द लोगों को इस चीज़ से अवेयर करें कि ये वबा है क्या, ये कैसे रुक सकती है, इसमें अगर आप लोगों ने एहतियात कैसे करनी है, प्रिवेंटिव मेजर्स कैसे लेनी है, और अगर किसी को कोरोना हो जाता है तो उसके बाद उसका इलाज क्या है, आइसोलेशन, क्वारंटीन, ये सारी चीज़ें ये फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपनी कम्युनिटी को आगाह करें कि बीमारियां कैसे फैलती हैं, आपने कैसे जो है वो हाइजीनिक कंडीशंस मेंटेन करनी है। तो दीज आर ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ फार्मासिस्ट। देन कम्स लीगल गाइडलाइंस फॉर फार्मासिस्ट। कानून क्या कहता है, वो तो हो गया ना। अखलाकियात क्या कहते हैं, एथिकल प्रिंसिपल्स क्या हैं फॉर बीइंग अ फार्मासिस्ट, फॉर बीइंग अ टेक्नीशियन, फॉर बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। देन कम्स लीगल गाइडलाइंस। कानून क्या कहता है, any pharmacist exercising their professional role must be registered, safe and competent to practice. अगर आप विदाउट लाइसेंस प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। क्यों? क्योंकि बगैर लाइसेंस के प्रैक्टिस करना जुर्म है। उसके अलावा बच्चे फार्मासिस्ट को ये पता होना चाहिए कि उसके पेशेंट का प्राइमरी फोकस क्या है। उसके बाद उसको ये पता होना चाहिए कि मैंने डिस्पेंसिंग कैसे करनी है। उसको प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होना चाहिए। प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होने का मतलब ये होता है कि ही और शी मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑल द मैकेनिज़्म ऑफ एक्शंस, ड्रग एक्शंस, बाकी सारे जो भी उसके प्रिंसिपल्स हैं, ड्रग कैसे एक्ट करती है, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये सब चीज़ें किसको पता होनी चाहिए, फार्मासिस्ट को पता होनी। फिर एक और चीज़ आती है बच्चे, डिस्पेंसिंग।
अब कुछ मेडिसिन होती हैं वो पैक्ड फॉर्म में आती हैं, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो फार्मासिस्ट को प्रिपेयर करनी पड़ती हैं फार्मेसी में। अब ये फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करे कि मेडिसिन उसी टाइम बनाने के लिए क्या उसके पास वो सारा अपरेटस, वो सारा मटेरियल, ये सारी चीज़ें उसके पास मौजूद है। आपको जब भी हम आप लोगों के लिए भी एक ये प्रोटोकॉल है बच्चे कि जब भी लैब में काम करना शुरू करें, सबसे पहले अपने टेबल पे आप सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करें, सारा अपरेटस अच्छी तरीके से वॉश करके। बेस्ट ये होता है कि आप उसको जो है वो स्टेरलाइज कर लें, या फिर ये होता है कि आप उसको वॉश कर लें मैथनॉल या एथनॉल से। अल्कोहल है जो कि जर्म्स को किल करता है, सबसे बेस्ट तो प्रैक्टिस ये है। देन कम्स आप वो अगर ग्लासवेयर्स हैं उसको ऑटोक्लेव कर लें। देन कम्स के नहीं तो फिर उसको वाटर से अच्छे तरीके से वॉश करके उसको ड्राई कर लें, उसको ओवन में रख दें अपरेटस को। फिर प्रेपरेशन और डिस्पेंसिंग स्टार्ट करें। इसका क्या फ़ायदा होगा? इसका ये होगा, एक तो आपका टाइम कीमती वक्त बच जाएगा। उसका एक और फ़ायदा ये होगा कि ऐसा नहीं होगा कि आप आधी फॉर्मुलेशन बना के बैठे और देन यू केम टू नो जी हमारे पास फ़लाँ एक्सिपिएंट ख़त्म हो गया है, हमारे पास फ़लाँ चीज़ ख़त्म हो गई है। तो दैट्स सो अनएथिकल, वो बिल्कुल मुनासिब नहीं लगता। पेशेंट वेट में होता है, इमरजेंसी में आपने मेडिसिन उसको फ़ौरन डिलीवर करनी होती है। तो ये वाली सारी चीज़ें यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। Special attention must be paid about the narcotic drugs, poisonous drugs, pregnancy related drugs and expiry control. ये सब मेडिसिन आपको पता है बच्चे, पॉइजन, इनकी लेबलिंग प्रॉपर होनी चाहिए, इनके रजिस्टर्स मेंटेन करने चाहिए आपको। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रैंडमली ड्रग्स जो हैं वो एडमिनिस्टर कर रहे हैं। फिर अगर फार्मेसी में अगर कोई समवन इज़ वर्किंग एज अ फार्मासिस्ट इन रिटेल, अगर वो फार्मेसी पे काम कर रहा है तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टॉक को इस तरह मैनेज करे कि जो हमारे पास ड्रग्स नियर टू एक्सपायरी है वो सबसे पहले सेल करे। उसके बाद अगर कोई स्टॉक एक्सपायर हो गया तो उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करे, उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो करे। उसके अलावा बच्चे ये जो नारकोटिक्स हैं इनके रजिस्टर्स मेंटेन करें। ये बगैर प्रिस्क्रिप्शन के तो बिल्कुल भी आपने प्रिस्क्राइब नहीं करनी। इसके ये इनकी एडिक्शन कॉज करती हैं और इनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो बीइंग अ कम्युनिटी फार्मासिस्ट, बीइंग अ कम्युनिटी हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ये हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम कामयाब हो जाते हैं नारकोटिक्स को कंट्रोल करने में, पॉइजनस ड्रग्स की कंट्रोल में और प्रेगनेंसी रिलेटेड ड्रग्स की कंट्रोल में, तो यकीन करें कि हमारी कम्युनिटी में सेफ़ मेडिकेशन बहुत ज़्यादा आगे चली जाए लोगों को। क्योंकि बच्चे हमारी जो लिटरेसी रेट है वो पिछले कुछ सालों से बढ़ना शुरू हुआ है, वरना हमारा लिटरेसी रेट बहुत कम है। तो लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। लोगों को आप ये देखें कि उन्होंने बेचारों ने गोलियों के रंग से ये याद किया होता है जी हमने सुबह पीली गोली लेनी है तो शाम को सुर्ख गोली लेनी है तो रात को सफ़ेद वाली लेनी है। तो आप ये देखेंगे जिन लोगों को इतना नहीं पता, अब आप बीइंग अ फार्मासिस्ट कैसे उनकी मदद कर सकते हैं? आप उनको छोटे छोटे कंटेनर्स बना के दे सकते हैं। कंटेनर्स बना के देने से कि ये 3 गोलियां हैं, ये सुबह वाली है, ये शाम वाली है, ये इतने वाली है, या उनके साथ अगर कोई पढ़ा लिखा उनका अटेंडेंट है तो आप उसको कह सकते हैं मदद के लिए। तो दैट्स हाउ वी कैन सर्व। और बच्चे ये नहीं होता कि आप कह दें कि आप एक आपकी वाइट कॉलर जॉब हो, आप टेबल पे बैठे हो और बस ठीक है काम हो रहा है। कम्युनिटी सर्विस इज़ अ टफ सर्विस। अगर आपने कम्युनिटी में काम करना है तो आप ये नहीं कह सकते कि आप बैठे रहें। आपको कम्युनिटी में काम करने के लिए यू मस्ट बी अ हार्ड वर्कर, यू मस्ट बी वेरी डिलिजेंट। आपको बहुत ज़्यादा जो है ना डिटर्मिनेशन से काम करना पड़ता है, क्योंकि कम्युनिटी में आपका वास्ता सिर्फ पढ़े लिखे लोगों से नहीं पड़ता, कम्युनिटी में आपका वास्ता हर किस्म के लोगों से पड़ता है। और फिर ये होता है कि समटाइम्स एक और बहुत बड़ा चैलेंज जो फार्मासिस्ट को, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को आता है वो ये होता है कि चाइल्ड रेजिस्टेंट कंटेनर्स। अब बहुत सारी मेडिसिन जो पॉइजन्स हैं जो लोकली प्रिपेयर होती हैं वो क्या करती हैं जी, उसमें बच्चों की वो चाइल्ड रेजिस्टेंट कंटेनर्स में नहीं आते। ये जो एसिड्स वगैरह होते हैं और बहुत सारे हादसा इस वजह से होते हैं क्योंकि ये बच्चे पी लेते हैं, उनको पता नहीं चलता, या समटाइम्स घरों में पेप्सी की बोतल में तेज़ाब रखा होता है, वो बच्चे समझते हैं पेप्सी है वो पी लेते हैं। समटाइम्स किसी और खाने पीने की चीज़ में कोई ऐसा जहरीला मादा रखा होता है, बच्चे वो चीज़ समझ के वो खा
खा लेते हैं, तो पे अ स्पेशल अटेंशन टू दिस। इन चीज़ों को आपने जो है ना वो अपने उसमें रखना है, और अगर ये प्रैक्टिस आप अपने घर से स्टार्ट कर दें तो मेरा ख्याल है कि वैसे ही अवेयरनेस बहुत बढ़ जाए कि घर में 3 से 4 लोग होते हैं, आगे उन्होंने फैमिलीज रन करनी होती हैं, तो इट्स अ वेरी ग्रेट प्रैक्टिस। बीइंग अ फार्मासिस्ट आपकी ज़िम्मेदारी कम्युनिटी की तरफ भी है, आपकी ज़िम्मेदारी अपने घर में लोगों की तरफ भी है, और काफ़ी सारी जिम्मेदारी हैं अगर आप लोग लेने को तैयार हों तो। देन कम्स वर्क प्लेस हैजर्ड्स। हैजर्ड्स होते क्या हैं? व्हाट इज़ अ हैजर्ड? एनीथिंग और एनी कंडीशन जो आपको डिस्टर्ब करे, जिसकी कोई ना कोई इंजरी हो या कोई ना कोई नुकसान हो, दैट कम्स अंडर हैजर्ड्स। क्या आता है इसमें? शोर शराबा आता है बच्चे, कंटेमिनेंट्स होते हैं, जिस तरह किसी को पोलन से एलर्जी होती है या कोई जहरीला मादा इस तरह हो उससे एलर्जी होती है। मूविंग व्हीकल्स, पॉइजनस गैसेस जो हैं वो निकलती हैं, उनसे एलर्जी होती है। मैनुअल हैंडलिंग, समटाइम्स ये होता है हम कोई ना कोई चीज़ विदाउट ग्लव्स कोई फॉर्मुलेशन बनाते हैं, हमें एलर्जी हो जाती है, फिर वो हम अपने मुंह पे हाथ लगाते हैं, माशाल्लाह वहाँ पे एलर्जी हो जाती है। बस वो ग्लव्स तो यूज़ करना बच्चे हम लोग गुनाह समझते हैं कि हमने ग्लव्स तो इस्तेमाल करने नहीं, और हैंड सैनिटाइज़ करना तो उससे भी बड़ा हम गुनाह समझते हैं। देन कम्स स्पिल्स एंड नेकेड फ्लेम्स। अब ये होता है कि मास्क और ये हैंड ग्लव्स हम यूज़ नहीं करते, तो समटाइम्स जब एसिड से काम कर रहे होते हैं तो उसकी कोई ना कोई छींट हमारे मुंह पे पड़ती है, वहाँ पे बर्न हो जाता है, हाथ पे लगता है, तो दैट्स हाउ अनसेफ प्रैक्टिसेस। अगर आप सेफ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको खुद को नुकसान होगा। इधर हम लोग आप लोगों से कह देते हैं बच्चे आप लोगों ने लैब कोट्स पहन के आने हैं, 10,000 लोगों को उस पर मसला होना शुरू हो जाता है। गर्मी है मैडम, अब जर्सी के ऊपर नहीं पहन सकते, अब गर्मियों में गर्मी लगती है, सर्दियों में सर्दी ऑब्वियसली उससे नहीं लगती, लेकिन यू फील अनकंफर्टेबल की जर्सी पहनी हुई है, इसके अंदर पहना हुआ है। लैब कोट का मकसद आपको प्रिजर्व करना होता है, आपके कपड़े भी बच जाते हैं, आप खुद भी बच जाते हैं कि डायरेक्टली आपके ऊपर नहीं पड़ता। देन कम्स टाइप ऑफ हैजर्ड्स। कौन कौन सी टाइप ऑफ हैजर्ड्स हैं? देयर आर 6 टाइप ऑफ हैजर्ड्स। फिजिकल हैजर्ड्स, केमिकल हैजर्ड्स, मैकेनिकल हैजर्ड्स, biological hazards, radiations and psychological hazards. Then comes risk management plan कि हम रिस्क को मैनेज कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि बच्चे उसको एनालाइज करें कि रिस्क है किस नौयत का। वो कहते हैं ना कि पानी में कूदने से पहले उसकी गहराई को ज़रा जज कर लेना चाहिए, ऐसे नहीं कि अंधाधुंध जाके जंप कर लें और फिर कहें अच्छा खैर है, फिर तो अब सिवाय डूबने के कोई ऑप्शन नहीं ना, बच जाता। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या है कि आप सबसे पहले उसको असेस कर लें, फिर उसको इवेलुएट करें। इवैल्यूएशन कैसे होती है? डॉक्यूमेंटेशन करें कि अगर मैं ये करता हूँ तो इसके कितने फ़ायदे हैं, कितने नुकसान हैं, तो प्रोज एंड कॉन्स उसके वे कर लें। देन कम रिस्क एक्सेप्टेंस, देन कम्स रिस्क कंट्रोल। जब आपको अब ये होता है बच्चे समटाइम्स आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, अगर आप उसको जितनी जल्दी कबूल कर लेंगे आप उस सिचुएशन से उतनी जल्दी बाहर निकल आएंगे। उस कबूल करने से क्या होगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी कि अच्छा मैंने क्या क्या खो दिया है और क्या क्या मेरे पास रह गया है जिसको मैं बचा सकता हूँ। तो जितनी जल्दी आप उस नुकसान को कबूल करेंगे आप उतनी जल्दी उस नुकसान से बाहर आएंगे। वो फूल्स पैराडाइज में रहना कि नहीं कुछ नहीं हुआ या ये भी समझना कि हाय सब कुछ डूब गया है, कुछ नहीं बचा, दैट्स रॉन्ग। रिस्क मैनेजमेंट में आपने क्या करना है? आपने ये देखना है कि रिस्क को मैंने कंट्रोल कैसे करना है। अब जो हो गया, जो बचा है उसको मैंने कैसे बचाना है। देन कम्स ऑन गोइंग इवैल्यूएशन कि आपने अपने प्लान्स को अपडेट करना है, आपने अपने जो है वो फीडबैक्स लेने हैं, बाकी चीज़ें मेंटेन करनी है ताकि जो बचा है उसको मज़ीद बचाने में आपको हेल्प आउट हो सके। देन कम्स कम्युनिकेशन। आपने क्या करना है? आपने कम्युनिकेट करना है। अब पेशेंट की तरफ आए अगर, तो पेशेंट की तरफ ये देखते हैं कि बच्चे हमने अब एक लास्ट स्टेज पे पेशेंट है, वेंट पे है, ठीक है। अब पेशेंट की हालत बहुत ख़राब है, ठीक है, हम कहते हैं ये नहीं बच सकता, लेकिन हम क्या कर सकते हैं जिससे वो बच सकता है, हमने वो सारे स्टेप्स लिए। देन कम्स के एक पेशेंट है, उसकी हालत बड़ी क्रिटिकल है, उसको बहुत इंजरी है, वो नहीं बच सकता, हमने देखा हम क्या कर सकते हैं, हमने उसको बचा लिया। फिर एक और स्टेज क्या आती है? कम्युनिकेशन। हम जो मेडिकेशन पेशेंट की कर रहे होते हैं, हम पेशेंट से पूछते हैं कि आया क्या आपको इससे फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा।
आपको इससे फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा। तो बच्चे रिस्क मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कम्युनिकेशन वाला चैप्टर हमने इससे पहले पढ़ा था, इसमें वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आप ये भी देख सकते हैं पेशेंट की बॉडी लैंग्वेज से कि वेदर ही और शी इज़ कंफर्टेबल और नॉट, तो उनके कंफर्ट लेवल से भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप अपने रजिस्टर्स पे नोट डाउन कर लें। और अगर इस चैप्टर में आपको कुछ नहीं समझ आता तो डू लेट मी नो। बेस्ट ऑफ लक बच्चे सेकेंड ईयर, एंड बहुत सारी दुआएं हैं, अल्लाह में आपको कामयाबियाँ दे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।